Hello viewers, welcome to the channel Divine Light 369 Tarot. Today's topic is क्या इस वैलेंटाइन आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं? आपकी उनके साथ शादी कब होगी? और उनकी ओर से हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। तो ये पाइल वाइज रीडिंग होने वाली है। आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी पाइल सिलेक्शन आज करनी होगी। Hello pile 1 viewers, your cards are 6 of Pentacles, Strength, Hangman, 4 of Cups and 2 of Swords। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम प्लीज़ आप जो है वो पाइल सिलेक्शन मेथड डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम इनिशियल्स के अनुसार ही कीजिए। पाइल सिलेक्शन मेथड जो है आपका वो मैं नहीं रखती हूँ, मुझे गाइड किया जाता है डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स द्वारा। जो मुझे गाइडेंस मिलती है पाइल कैसे रखनी है सारी डिटेल्स वो मुझे गाइड करते हैं। ये मैं अपने मन से पाइल सिलेक्शन मेथड नहीं करती हूँ, तो उस वजह से सिर्फ मैं पाइल सिलेक्शन मेथड डेट ऑफ बर्थ वाइज या नेम इनिशियल्स वाइज ही रखूँ, ये कंपल्शन नहीं है। ये मैं खुद नहीं करती हूँ, मुझे गाइड किया जाता है, उस अनुसार मैं आपके लिए ये पाइल सिलेक्शन मेथड या टॉपिक लेकर आती हूँ, ये रीडिंग लेके आती हूँ। रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्टली वन बाय वन जैसे ही मुझे मैसेजेस मिलते हैं फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ लगता है कि सामने वाली जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो सोशल वर्क करते होंगे या एनजीओ चलाते होंगे या एनजीओ से वो जुड़े हुए होंगे। आपको भी यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप दान पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। वो करने से आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। या आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे थे तो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, तो ऐसे चांसेस है। ये आपकी एनर्जी नहीं है तो सामने वाले पर्सन की रहने की संभावना है। यहाँ पे ये बैलेंसिंग पर्सन है, एनजीओ से जुड़े हुए हैं या फिर एनजीओ चलाते हैं और इनको इनके जैसा ही लाइफ पार्टनर इनको चाहिए कि जो इनके इस सोशल काम में इनकी हेल्प करे, इनका हाथ बटाए। ऐसे ही पार्टनर की ये तलाश में है। पार्टनर ये चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करने में, ज़रूरतमंदों की हेल्प करने में वो कतराए नहीं। ये चाहते हैं कि इनका जो लाइफ पार्टनर बने वो भी निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करे, जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करे। ऐसा ये पर्सन इनके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर से चाहते हैं। सेकंड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि ये पर्सन या फिर आप जो है वो कैट लवर्स हो सकते हैं या डॉग लवर हो सकते हैं या एनिमल लवर हो सकते हैं। कैट या डॉग लवर रहने की संभावना है। यहाँ पे मुझे डॉग की एनर्जी लगती है। अदरवाइज ये वेटरनरी डॉक्टर भी रह सकते हैं या जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड ये काम कुछ करते होंगे। और यहाँ 8 की एनर्जी मुझे लग रही है या फिर आपको 888 दिखता होगा। ये पर्सन आपके आसपास ही है, ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन है तो ये आपके आसपास ही। एक तो नियर सिटी रहते होंगे या उसी सिटी में होंगे। इसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि उसी एरिया में ये रहते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ऐसे भी चांसेस हो। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। इनका वर्कलोड बढ़ाया गया है या बढ़ चुका है, उस वजह से ये स्टक हो चुके हैं। ये जो भी वर्क करते हैं उसमें इनका वर्क इन्होंने खुद ने बढ़ा दिया होगा या इनका बढ़ चुका होगा वर्क, तो उस वजह से इनका ज़्यादा टाइम जो है वर्क में ही ये ज़्यादा टाइम इनका जाता होगा और खुद के पर्सनल लाइफ की तरफ इनको ध्यान देने के लिए भी अभी टाइम नहीं होगा। इनका एक तो प्रमोशन कर दिया होगा, उस वजह से इनका वर्कलोड बढ़ा होगा या इन्हें किसी ट्रेनिंग बेसिस पर अपॉइंट किया होगा कि जिस फील्ड में ये वर्क करते हैं तो वहाँ इनको इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। उसमें ये बिजी होंगे ये पर्सन और इतने बिजी होंगे कि खुद के पर्सनल लाइफ में भी इनको टाइम नहीं मिलता होगा खुद के लिए।
ये फ़िलहाल की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चांसेस है कि ये पर्सन इनका वर्कलोड बढ़ा है, तो ये इनके वर्क में बिज़ी होंगे। और यहाँ चांसेस है कि आपकी आपकी जो मदर है, तो उनकी ओर से इस पर्सन को कांटेक्ट किया जाएगा। आफ्टरनून 2 से 4 बजे के बीच में इनको कांटेक्ट करने की कोशिश होगी और आपके बारे में, आपके प्रपोज़ल के बारे में इनको बताया जाएगा। ये आपकी मदर हो सकती है, ऐसे चांसेस है यहाँ। अगर आपकी मदर नहीं है तो आपकी आंटी भी रहेगी, आपकी चाची होगी, जो आपका प्रपोज़ल इनको भेजेगी। ये टाइम पीरियड मुझे 2 से 4 बजे का लगता है, जिस टाइम ये इनका ट्रेनिंग सेशन में ब्रेक रहेगा और उसी दौरान आपकी चाची या फिर आपकी मदर इनको फ़ोन करके आपकी ओर से प्रपोज़ल देंगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड में 3 कप्स इनके जो पर्सन बैठे हैं उनके 3 कप्स उनके सामने हैं और 1 कप उनको दिया जा रहा है। तो वो 1 कप आपका होगा, आपका प्रपोज़ल होगा। और जो नीचे 3 कप्स रखे हैं, तो उनमें से कोई एक प्रपोज़ल ये सिलेक्ट करेंगे और एक प्रपोज़ल आपका होगा, एक प्रपोज़ल किसी और का होगा। लेकिन ये काम की इनका जो वर्क है उसमें इतना बिज़ी रहेंगे कि इनको किस पर्सन को सेलेक्ट करना है ये इन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये इनकी जो कंडीशन होगी वो स्ट्रेसफुल होगी, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान उनका जो ट्रेनिंग है या जो भी वर्कलोड है वो उन्हें कंप्लीट करना है। आपकी और से भी इन्होंने जिस प्रपोज़ल को सेलेक्ट किया है वहाँ पे भी उनको बार बार ये फ़ोन कॉल्स करके पूछा जा रहा है कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है इस प्रपोज़ल के बारे में। एक तो वो पहले ही उनके कामों में इनका वर्कलोड बढ़ चुका है, इसलिए वो परेशान है। और उसमें दो प्रपोज़ल इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, एक आपका और एक किसी और का। ये फ़िलहाल ये कन्फ्यूज़ है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आप इनके मदर को या भाभी को इन 2 प्रपोज़ल को भेज सकते हैं, आपके और किसी और के जिनके प्रपोज़ल इन्हें दिए गए थे। तो ये इनके घर वालों को भेजेंगे और उनको कहेंगे कि आप ही सिलेक्ट करो कौन सा पर्सन इनके लिए बेहतर है। एक कार्ड निकाल लेते हैं, आगे क्या होगा। टेम्परेंस कार्ड आया है। इन्होंने इनके घर में प्रपोज़ल भेजने के बाद इनके घर वाले जो है वो उन प्रपोज़ल को देखेंगे और उनसे मिलेंगे। पहले इनके घर वाले मिलना चाहेंगे आपसे, और जो दूसरा प्रपोज़ल जो इन्होंने इनके घर वालों को भेजा है उनसे। तो पहले वो लोग, इनके घर वाले आपसे और जो दूसरा प्रपोज़ल जिस पर्सन का है उनको मिलेंगे और आपसे भी मिलेंगे। फिर वो डिसाइड करेंगे। फिर इस पर्सन को घर वाले मिलने के बाद इस पर्सन को बुलाया जाएगा और इस पर्सन को आपसे मिलवाया जाएगा और वो जो दूसरे पर्सन हैं उनसे भी मिलवाया जाएगा। दोनों पर्सन को मिलने के बाद ये पर्सन और आप इनके घर वाले आप ही के प्रपोज़ल का सिलेक्शन करेंगे। तो अब जान लेते हैं क्या इस वैलेंटाइन में ये पर्सन आपको मिलेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। 14 फेब तक तो ये पर्सन आपसे नहीं मिलेंगे, लेकिन 14 फेब के बाद फेब मंथ में ये मिल पाएंगे। देख लेते हैं इनकी आपसे शादी कब होगी। कार्ड मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। 2024 में आपके मैरिज से रिलेटेड जो मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो मंथ्स हैं। आपकी मैरिज इन मंथ्स में हो सकती है अप्रैल, मई, जून एंड सितंबर। एंड रिटर्न मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट इज यू आर द वन। नेक्स्ट मैसेज इज मैनिफेस्टेशन। यहाँ चांसेस है दोनों में से कोई एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ चांस आपके लगते हैं। नेक्स्ट इज लेटर वी। लेटर वी ये आपके नेम, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में आता होगा या इस पर्सन के। नेक्स्ट है लेटर क्यू। नेक्स्ट मैसेज इज मैरिज। जल्द ही आप दोनों की मैरिज होने वाली है। नेक्स्ट मैसेज इज आई नीड मोर टाइम। नेक्स्ट मैसेज इज 40। इनकी एज होने के चांसेस, एज हो सकती है और किसी के लिए 40 प्लस भी मुझे एक एज दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज इज कॉल। आपकी ओर से इस पर्सन को कॉल जाने वाला है, तो जो आपका इनको प्रपोजल भेजा जाएगा वो कॉल पे ही होगा। तो यहाँ कंफर्मेशन मिल गया है।
नेक्स्ट मैसेज इज डेस्टाइन्ड पार्टनर, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे। 40, नंबर 40, ये एज नहीं है तो इस पर्सन का या फिर आपका ये हाउस नंबर भी हो सकता है। सो पाइल 1, दिस इज़ योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, press the like button, share this video with your friends and colleagues, subscribe the channel if you are not subscribed it, and hit the bell icon for upcoming notification. If you are interested in your personal private reading, message me on Instagram। ते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक और रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पांच व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पैंट्स एंड द मून। इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ यहाँ। मुझे कमेंट किया था कि मैम डेट ऑफ बर्थ एंड या फिर नेम इनिशियल्स के अनुसार ही आप पाइल सिलेक्शन रखिएगा, वो इजी से होता है। जो पाइल सिलेक्शन मेथड जो है वो डिवाइन यूनिवर्स गॉड जो है उन्हीं की ओर से गाइडेंस मिलती है और उसी उनके गाइडेंस के ज़रिए ही पाइल सिलेक्शन मेथड ये किया जाता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट इज द पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ आपने आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपके मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल, ऐसे चांसेस हैं। यहाँ पे बहुत चांसेस ऐसे हैं कि आपने कई बार रिजेक्शन को फेस किया होगा, कई बार ऐसे भी हुआ होगा कि प्रपोज़ल जो है मैरिज रिलेटेड प्रपोज़ल आपके दरवाजे तक आते आते रुक गए होंगे या रुकवाए गए होंगे, ऐसे चांसेस है। और उनको गलत डायरेक्ट आपसे दूर भेजने की कोशिश की होगी। या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके आसपास के लोग होंगे जिन्होंने रिश्ते लाए थे, वो लोग भी रहने के चांसेस है। और अब ऐसा लगता है कि आपने अभी अपने टारगेट को सेलेक्ट किया है, चुना है कि आप जो करेंगे, आपने वो ठान लिया है कि आप जो करेंगे आपके रास्ते में या आपके मैरिज होने के रास्ते में जितने भी ब्लॉकेजेस है उनको हटा के ही रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएटर्स है उनको आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे। किसी को आप आपके लाइफ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इंटरफेरेंस करने का चांस ही नहीं देंगे। वो जो प्रपोजल आएंगे मैरिज रिलेटेड या आप भेजेंगे तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे, कांटेक्ट करोगे। आपके रिलेटिव्स को या कलीग्स को या फ्रेंड सर्कल को बीच में वहाँ पे लाने की, या आपके मैरिज रिलेटेड आप प्रपोजल देख रहे हैं या आपको प्रपोजल मिले हैं उस बारे में आप बताएंगे भी नहीं और ना ही उनको अपने साथ ले जाएंगे। जो भी प्रपोजल आएंगे उनके साथ मीटिंग रहेगी तो आप आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, जैसे आपके बहन भाई, आपके चाचा चाची, आपके पेरेंट्स जो है, इन्हीं को आप साथ ले जाएंगे। आपके दादा दादी जो मेन है आपके घर में, इन्हीं पर आप ट्रस्ट करोगे और उन्हीं के साथ जाओगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। आप खुद आपके लिए जस्टिस लाना चाहोगे आपके लाइफ में। आपके मैरिज से लेकर जो भी आपने उतार चढ़ाव देखे थे या रिजेक्शंस फेस किए थे या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी थी, तो उसमें आप खुद को जस्टिस दिलाने की कोशिश करोगे। खुद के लिए आप खड़े रहेंगे और जो भी प्रॉब्लमेटिक आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी या जिन लोगों की वजह से आपको आपके लाइफ मैरिज में रिजेक्शंस फेस करवाए गए थे, उन लोगों को आप उनसे थोड़ा दूर रह के खुद को और खुद के फैमिली को दूर रखने की कोशिश करोगे। उनको आपके बारे में, आपको जो भी प्रपोजल आते हैं या जिन प्रपोजल को आप मिलने जाते हैं तो इस बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। यहाँ पे पूरी तरह से आप सजग रहोगे और खुद के साथ न्याय करने की कोशिश में रहोगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ आप आपकी फैमिली को, दूसरी तरफ आप आपके रिश्तेदार, आपके जो कलीग्स या फ्रेंड्स हैं उनको दूर रखने की कोशिश करोगे। आपके बारे में, आपके मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स आते हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और ना ही उनको आपके घर पे बुलाएंगे। जब भी आपके मैरिज रिलेटेड आप किसी पर्सन के साथ मीटिंग करते हैं या फिर उनके घर मीटिंग करने जाते हैं
तो उस दौरान ना ही आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आपके साथ लेके जाएंगे और ना ही उनको कुछ बताएंगे। तो यहाँ वो आपके पूछ सकते हैं कि क्यों आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आया है क्या, आप रिश्ते नहीं देख रहे हो क्या। तो आप उनको टालने की या उनके क्वेश्चंस के आंसर ना देने की या उनको घुमा फिरा के आंसर देने की कोशिश में लगेंगे और रहेंगे। और यहाँ आप आपके फैमिली को भी ये बताएंगे कि इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई थी या इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इनको आपके मैरिज से रिलेटेड जब तक आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो जाती है, तो जितने भी प्रपोजल्स आते हैं तो उनके बारे में या आप जिन प्रपोजल्स से मिलते हैं उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दी जाए। ऐसा आप आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बता दोगे। तो यहाँ आप उनको दूर रखने की कोशिश करोगे और यह जो है शुरू में तो आपको दिक्कत जाएगी कि ये लोग जो है अगर आप इनको नहीं लेके जाएंगे आपके साथ, कहीं ना कहीं से ये लोग जो आपके फैमिली जो आपके कलीग्स है या फ्रेंड्स हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे कि आपको रिश्ते आ रहे हैं क्या मैरिज से रिलेटेड, आप जा रहे हो क्या, प्रपोजल्स देख रहे हो क्या, प्रपोजल जिनके आ रहे हैं तो उनके साथ मीटिंग हो रही है क्या आपकी। तो ये सब आपके घर आ सकते हैं, जान के अड़ोस पड़ोस में जानने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो यहाँ इन लोगों को आप दूर रखने की कोशिश में जुटोगे और चांसेस ये रहेंगे कि शुरू में तो आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी क्योंकि आप इनको बताओगे नहीं तो ये कहीं और से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश में लगेंगे जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है। लेकिन आप यहाँ पे आपने जो डिसाइड किया है कि कैसे भी करके जब तक आपकी मैरिज फिक्स नहीं होती है तब तक इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, ना पता लगे। क्योंकि आपने जो रिजेक्शंस फेस किए थे कहीं ना कहीं इन लोगों का भी उसमें हाथ था या इन्होंने ही वो प्रपोज़ल को रिजेक्ट करवाने के लिए कुछ चालें चली थी। तो उस वजह से आपने इनको दूर रखने की आप कोशिश में रहोगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ चांसेस है कि पास्ट में जिस पर्सन के साथ मिले थे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या फिर उनको जो आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है या आपके रिलेटिव्स हैं उनके वजह से या उन्होंने आपके बारे में ऐसा कुछ बताया था, इंफॉर्मेशन ऐसी दी थी सामने वाले पर्सन को कि वो आपको रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ चांसेस ऐसे रहेंगे वो पर्सन आपको मिलने आएंगे या आपके पास में जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और आपको आप उनसे शादी करना चाहते थे, आपको इनमें इंटरेस्ट था, उनके प्रपोजल आपको और आपके फैमिली को अच्छा लगा था और सेम चीज़ सामने वाले पर्सन के भी साथ हुई थी। लेकिन आपके कुछ रिलेटिव्स के चलते या फ्रेंड्स या फिर कलीग्स के चलते वो प्रपोज़ल या किसी भी बहाने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस के बहाने वहाँ पे आपका मैरिज फिक्स नहीं हुआ था, तो वहाँ आपको रिजेक्शन मिला था। तो वो पर्सन यहाँ चांस है कि उस पर्सन की ओर से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, उनकी ओर से क्लैरिफिकेशन आपको दिया जा सकता है या क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। तब जाके यहाँ आप डिसाइड करोगे कि आपने तो बहुत सारे प्रपोज़ल देखे हैं लेकिन जिस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था या जिस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया था तो वो पर्सन खुद आके अभी आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं, आपको क्लैरिफिकेशन दिया है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उनको क्लैरिफाई कर दिया गया है और वो अभी भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। उन्हीं के साथ आपका रिश्ता फिक्स करवाने की कोशिश करोगे, उन्हीं के साथ मैरिज करने के बारे में आप सोचोगे। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ते हैं। उनके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, उनकी ओर से उन्होंने कांटेक्ट करने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उनको क्लियर करने के बाद आप उनके साथ मैरिज करना चाहेंगे। उनके साथ आगे जाके आप उनके साथ आपकी एंगेजमेंट करेंगे। मैरिज फिक्स करने में आपके जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको कुछ भी नहीं बताओगे। जब भी जिस दिन आपके इनके साथ मैरिज से रिलेटेड फाइनल मीटिंग होगी, जिस दिन मैरिज आपकी फ़िक्स होगी, तो वो बात आप आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कलीग्स को नहीं बताओगे।
उसके बाद मैरिज फिक्स होने के बाद आपकी जब इनके साथ एंगेजमेंट करोगे, और जिस दिन मैरिज आपकी फ़िक्स होगी, जिस दिन ये मीटिंग होगी इनके साथ आपकी फ़ाइनल, उसी दिन आपकी इनके साथ एंगेजमेंट आप करोगे। और मैरिज फिक्स होने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद फिर आप आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको बताओगे कि आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है और आपकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। उनको, जो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कलीग्स होंगे, उनको झटका लगेगा कि ऐसा कैसे हुआ कि उनके बगैर आपने आपकी शादी कैसे फ़िक्स कर दी, और यहाँ तक कि शादी फ़िक्स तो कर ही दी, एंगेजमेंट भी कर ली और उनको एंगेजमेंट में भी नहीं बुलाया, तो वो नाराज़ होंगे। लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो उनकी सच्चाई, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स जो है उनको पता चली है। तो वो कितने भी नाराज़ होंगे, तो वो यहाँ पे आपसे, आपके फैमिली मेम्बर्स को टारगेट करने की या झगड़े करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप सिर्फ़ इनको उनको इतना ही बोलोगे कि आपकी किसके साथ शादी फ़िक्स हो चुकी है, और ये सिर्फ़ उनको हिंट दोगे कि आपकी शादी जो है, पास्ट के ही वो पर्सन हैं जिनके वजह से जिन्होंने पास्ट में रिजेक्ट किया था, और किन कारणों के वजह से रिजेक्ट किया था, या किस पर्सन की वजह से रिजेक्ट किया था, तो ये भी आप उनको बताओगे। लेकिन जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हुई है या आपकी एंगेजमेंट हुई है, उनका नाम, उनके बारे में आप नहीं बताओगे, उनका नाम नहीं बताओगे। तो यहाँ आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है या फिर कलीग्स है, जिनकी वजह से ये आपको रिजेक्ट किया था इन्होंने पास्ट में, और तो यहाँ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की या झगड़ा करने की सोचेंगे, या आर्गुमेंट कर सकते हैं आपके साथ और आपके फैमिली के साथ। लेकिन आप और आपके फैमिली मेम्बर्स इतने कॉन्फिडेंस रहेगा आप में, और आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को, कि ये चाहे कितने भी झगड़ा कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन अभी तो आपकी मैरिज तो फिक्स हो चुकी है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, तो इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में सच्चाई सामने आ चुकी है। आप या आपके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे इनको बताएंगे कि इन्होंने क्यों बात छुपाई, और क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो पर्सन कौन है जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है। क्योंकि कुछ आपके फैमिली मेंबर्स, या फिर आप सच्चाई बता दोगे कि कुछ लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, इनके साथ जब गए थे, जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है या एंगेजमेंट हुई है, उनके घर पे जब मीटिंग हुई थी, उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, तो आपके रिलेटिव्स में से या आपके फ्रेंड सर्कल में से या फिर आपके जो कलीग्स थे, जो उस वक्त आपके साथ गए थे, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी बाद में जाके, और फिर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा था वहाँ से। तो इसीलिए इस बार आपकी जो मैरिज है, वो उन लोगों को बिना बुलाए ही आपने फिक्स कर ली है, एंगेजमेंट ही फिक्स कर ली है। सिर्फ और जिसके साथ फिक्स हुई है, उनका नाम नहीं बताओगे, पता नहीं बताओगे। उनकी सच्चाई सामने आने के बाद वो बौखला सकते हैं, लेकिन इसका कोई नेगेटिव असर आपके और आपके मैरिज पर नहीं होने वाला। गुड पॉइंट है ये आपके लिए। आपकी इनके साथ शादी कब होगी वो देखते हैं। कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इनके साथ शादी इसी साल मई मंथ में होगी या फिर जून मंथ में। जान लेते हैं, क्या इस वैलेंटाइन में ये पर्सन आपको मिलेंगे। आपके लिए कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको मिलेंगे तो नहीं इस वैलेंटाइन, बट इनके ओर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। आपके लिए मैसेजेस है वेरी सुन। ये पर्सन आपको जल्दी मिलने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन में भी आपने मैनिफेस्टेशन किया था या इन्होंने किया होगा, तो वो वर्क होने वाला है। दोनों में से किसी ने मैनिफेस्टेशन किया था। नेक्स्ट मैसेज इज रिकनसाइल। आप फिर से एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, कि आप दोनों चाहते थे आपकी शादी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई थी, तो 2 बार आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट मैसेज इज
विद इन अ वीक, दैट इज़ गुड फॉर यू। विद इन अ वीक में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी इनकी ओर से। नेक्स्ट मैसेज इज थर्ड पार्टी। मैंने आपसे कहा था यहाँ मैसेज में, कार्ड्स में तो आया था कि आपको आपके लाइफ में कोई पर्सन है जिनके वजह से, जिनके इंटरफेरेंस की वजह से आपका और इनका रिश्ता टूटा था। तो यह कंफर्म हो चुका है कि आपके वाकई में आपके यहाँ आपके मैरिज से रिलेटेड थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, थर्ड पार्टी थी वहाँ। नेक्स्ट मैसेज इज एच, लेटर एच। यहाँ पे लेटर एच आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग पसंद होगा, इनको या फिर आपको, लेकिन चांसेस इनके रहेंगे। नेक्स्ट मैसेज है टॉक्सिक। मे बी इनको आप टॉक्सिक लगे होंगे या आप दोनों का रिश्ता ना हो पाए, तो इसलिए कुछ टॉक्सिसिटी आपके लिए क्रिएट की होगी, उस वजह से यहाँ पे मैसेज मिला है। यहाँ पे कुछ नंबर्स आ चुके हैं, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 26। ये आपकी या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ रहेगी। अदरवाइज आपके लिए नंबर 10, 14 एंड 26 ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 38 एंड 40 प्लस, यहाँ एज जो है वो 38 और 40 प्लस दिखते हैं। यहाँ पे इस पर्सन के या फिर आपके 40 प्लस होने के चांसेस है। यहाँ पे एज जो है वो 38 एंड 40 प्लस आई है। आपके लिए लास्ट मैसेज है वॉन्ट्स टू मैरी यू, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। So viewers, this is your reading. If you like the reading, press the like button, share this video with your friends and colleagues, subscribe the channel. If you are interested in your personal private reading, then send message me on Instagram. मैं मिलती हूँ आपको एक और नई रीडिंग के साथ एक और नए टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।